Bismillahirrahmanirrahim. I am Farid Marwad. Today our topic is DNA replication. One of the most important topic, DNA replication. Replication means making exact copy. DNA replication means when one DNA molecule divide and produce two new DNA molecule. It is called DNA replication. The process of cell synthesis of DNA molecule is called DNA replication. जब DNA नया DNA का मालिक्यूल सिंथेसाइज करता है या एक DNA मालिक्यूल से दो DNA के मालिक्यूल बनते हैं तो ये प्रोसेस DNA replication कहलाता है. It occur in S phase of interphase during life cycle of cell. सेल के लाइफ साइकिल के दो फेज़ है, एक इंटरफेज दूसरा डिवीजन फेज़. इंटरफेज होता है जिसमें सेल रेप्लिकेट नहीं होता बल्कि डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है. तो जो इंटरफेज है इसको हम डिवाइड करते हैं G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़. एस फेज़ में क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं. अब जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर DNA के मालिक्यूल है तो वो भी डुप्लीकेट होते हैं. तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है रेप्लिकेशन का प्रोसेस, सेल के लाइफ साइकिल में जो एस फेज़ होता है उस वक्त एक DNA के मालिक्यूल से नए DNA के मालिक्यूल बनते हैं. The DNA that is replicated is called parent DNA. वो DNA जो पहले से मौजूद है वो parent DNA, और उस DNA से जो नए DNA बन जाते हैं उसको बोला जाता है daughter DNA. One parent DNA molecule replicate and produce two daughter DNA molecule. एक parent DNA होता है वो रिप्लिकेट होता है, या आप यूँ समझ लें कि वो डिवाइड होता है. एक पेरेंट DNA से दो नए DNA के मालिक्यूल बनते हैं. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है DNA रिप्लिकेशन. मॉडल ऑफ DNA रिप्लिकेशन. अब DNA रिप्लिकेट होता है जब सेल डिवाइड होता है, तो सेल डिवीजन के दौरान DNA की भी डिवीजन होती है या रिप्लिकेशन होती है. अब ये जो DNA रिप्लिकेट होता है, एक पेरेंट DNA से दो डॉटर DNA बनते हैं. किस तरह बनते हैं इसके मैकेनिज्म का नहीं पता. तो DNA रिप्लिकेशन के बारे में 3 मॉडल प्रेजेंट किए गए और इसमें इस मैकेनिज्म ऑफ DNA रिप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई. पहले जो मॉडल था वो मॉडल था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल टू पेरेंटल DNA स्ट्रैंड सेपरेट and each of these strand now serve as a template for the synthesis of new strand. So two new DNA molecule are formed. Each one consists of one parental and one new strand. एक मॉडल था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि पेरेंट DNA जो दो स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है, ये स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं. ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करते हैं और हर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ नया स्ट्रैंड बन जाता है. पेरेंट DNA के अंदर दो स्ट्रैंड थे, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए. एक स्ट्रैंड के साथ भी नया स्ट्रैंड बन गया, दूसरे स्ट्रैंड के साथ भी नया स्ट्रैंड बन गया. तो इस तरह दो DNA के मालिक्यूल बन गए. हर जो नया DNA के मालिक्यूल है इसमें एक पुराना स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड है. तो इस मॉडल को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. सेमी का मतलब है हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब है मेंटेन रखना. मतलब कि हर जो नया DNA मालिक्यूल है इसका हाफ पार्ट वही पुराना और हाफ पार्ट जो कि नया बन जाता है. तो इस मॉडल का नाम है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. दूसरा मॉडल प्रेजेंट किया गया वो था कंजर्वेटिव मॉडल. आफ्टर रिप्लिकेशन वन daughter DNA molecule consists of both parental strand and the other daughter molecule consists of both new strand. DNA का मालिक्यूल जब रेप्लिकेट होता है तो दो नए DNA के मालिक्यूल बनते हैं. एक DNA के मालिक्यूल के अंदर दोनों स्ट्रैंड वही पुराने DNA के होते हैं और दूसरे DNA के जो मालिक्यूल है उसके अंदर दोनों नए स्ट्रैंड बन जाते हैं. इसको बोला जाता है कंजर्वेटिव मॉडल. और तीसरा मॉडल जो प्रेजेंट किया गया डिस्पर्सिव मॉडल, वो ये कहता है कि DNA replication the parental DNA molecule is dispersed in the form of fragment in both the new daughter DNA molecule. जब एक DNA से दो DNA के मालिक्यूल बनते हैं तो पुराना DNA के जो स्ट्रैंड है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट की सूरत में हर एक नए DNA के मालिक्यूल के अंदर लगे होते हैं. पुराने DNA के जो स्ट्रैंड है नए DNA के मालिक्यूल के अंदर फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे पीसेस की सूरत में लगे होते हैं और वो पीसेस डिस्पर्स होते हैं. एक पीस एक जगह के ऊपर तो दूसरा पीस दूसरी जगह के ऊपर लगा होता है. पेरेंटल DNA के स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट बन जाते हैं और वो नए DNA के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डिस्पर्सिव फॉर्म में लगे होते हैं. तो ये तीसरा मॉडल जिसको बोला जाता है डिस्पर्सिव मॉडल. इन मॉडल को यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया गया है. पहले कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि जब
डीएनए रिप्लिकेट होता है, दो नए डीएनए के मालिक्यूल बनते हैं। एक डीएनए के मालिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड वही पुराने होंगे, ये जो मालिक्यूल है इसके अंदर दोनों स्ट्रैंड वही पुराने हैं। दूसरा जो डीएनए का मालिक्यूल बना इसके अंदर दोनों स्ट्रैंड नए बन गए, तो इसको बोले कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि एक डीएनए से जब दो डॉटर डीएनए बनते हैं, हर जो नया डीएनए का मालिक्यूल है इसमें एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया, इसके अंदर भी एक स्ट्रैंड पुराना एक नया, रेड नया स्ट्रैंड जो बन गया। और ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये कौन सा है, वही पूरा, इस मॉडल को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। और तीसरा मॉडल डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल ये कहता है कि एक डीएनए से जो दो डॉटर डीएनए के मालिक्यूल बनते हैं, हर डॉटर डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उसके अंदर जो पेरेंटल डीएनए के जो स्ट्रैंड है फ्रेगमेंट की सूरत में जो कहना मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डिस्पर्सिव फॉर्म में पड़े होते हैं। तो ये तीन मॉडल प्रेजेंट किए गए किस चीज़ के मुतालिक, डीएनए रिप्लिकेशन के मुतालिक। एक ने कहा था कि डीएनए का कंजर्वेटिव मेथड से रिप्लिकेट होता है, दूसरे ने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, और तीसरे ने कहा कि डिस्पर्सिव मेथड। तो ये जो तीन मॉडल थे ये बेसिकली डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में प्रेजेंट किए गए थे। अब डीएनए रियली असल में कौन से मॉडल के ज़रिए, कौन से मेथड के ज़रिए रिप्लिकेट होता है उसका पता नहीं था, तो उसके बारे में मिचेल्सन और स्टाल ने जो कहना एक्सपेरिमेंट किया। ये देखें कंजर्वेटिव मॉडल, डीएनए का मालिक्यूल है, दो नए डीएनए के मालिक्यूल बन गए। एक डीएनए के मालिक्यूल के अंदर दोनों स्ट्रैंड वही पुराने, दूसरे के अंदर दोनों नए। सेमी कंजर्वेटिव में दो नए डीएनए के मालिक्यूल बनते हैं, हर एक डीएनए के मालिक्यूल एक स्ट्रैंड पुराना, ये जो ब्लू कलर का नजर आता है, और ये जो येलो नया। तो हर डीएनए के मालिक्यूल के अंदर एक आधा वो जो कहना पुराना होता है, आधा नया होता है। और डिस्पर्सिव में ये होता है कि जो पेरेंटल डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो पीसेस की सूरत में हर नए डीएनए मालिक्यूल के अंदर मौजूद है, तो ये डिस्पर्सिव मॉडल कहलाता था। अब ये तीन डीएनए के मॉडल पेश किए गए रिप्लिकेशन के, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है डीएनए का, इसको मालूम करने के लिए एक साइंटिस्ट आया और उस साइंटिस्ट का नाम था मिचेल्सन और दूसरा उसके साथ स्टाल। मिचेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किए। किसके लिए एक्सपेरिमेंट किए, उसने ये मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए कि डीएनए जो रिप्लिकेट होता है आया वो कंजर्वेटिव मेथड से, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से या डिस्पर्सिव मेथड से। तो मिचेल्सन और स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट की वजह से ये बात साबित हो गई कि डीएनए के रिप्लिकेशन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। तो मिचेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किए और उसने जो कहना कंफर्म कर लिया कि डीएनए के अंदर जो रिप्लिकेशन के मेथड है, मिचेल्सन और स्टाल ने, मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने एक्सपेरिमेंट की वजह से डीएनए के रिप्लिकेशन के मेथड को कंफर्म किया और इसी वजह से इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। मिचेल्सन और स्टाल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसने कुछ इस तरह एक्सपेरिमेंट किए कि दे ग्रू बैक्टीरिया इन ए मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन which become incorporated into the base of bacterial DNA। उसने बैक्टीरिया को एक मीडिया के अंदर ग्रो किया और उस मीडियम के अंदर उसने हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 डाला हुआ है। जब बैक्टीरिया उस मीडियम के अंदर ग्रो कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगा तो उसकी डीएनए रिप्लिकेट होगी। तो जब रिप्लिकेट होगी तो उसको डीएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होगा। नाइट्रोजन वो मीडियम से लेगा, मीडियम के अंदर तो हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 है। जब उस मीडियम के अंदर वो कई दफ़ा रिप्लिकेट हो गए तो N15 जो हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है वो उसकी डीएनए के अंदर चला गया और ये नाइट्रोजन डीएनए के अंदर मौजूद होता है और इसके जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो उस मीडियम के अंदर N15 है तो वो मीडियम से N15 हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन ले रहा है और वो उसके डीएनए के अंदर लग गया। After several generation, bacteria were shifted into 3 separate plates with medium containing N14। कई जनरेशन तक वो N15 मीडियम के अंदर डिवाइड होते रहे, लेकिन उसके बाद वो बैक्टीरिया को N15 से निकालता है, दूसरे प्लेट्स पे लेके जाता है और उन प्लेट्स के ऊपर जो कहना N15 नहीं है, वहाँ पर N14 है। तो अब जब वो मीडियम जिसके अंदर N15 था उससे निकाल के दूसरे मीडियम के अंदर डाला और वहाँ पर N14 है। अब उस मीडियम से जो कहना वो 3 सैंपल लेता है और डिफरेंट टाइम पे लेता है। देखें ये इसको एक्सपेरिमेंटली शो किया गया है कि ये मिचेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट है।
ये जो क्या ना ऊपर वाली जो मीडियम है उसके अंदर N15 है, वहाँ पर बैक्टीरिया उसने ग्रो करवाया, और बैक्टीरिया की जब उसने ग्रो करवाई तो उसके N15 उसके DNA के अंदर हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन चला गया। अब यहाँ से वो इस बैक्टीरिया को निकालता है, दूसरे प्लेट्स के ऊपर ट्रांसफ़र करता है, और वो जो दूसरे प्लेट्स है, ये जो दूसरा मीडियम है उसके अंदर N15 नहीं है बल्कि उसके अंदर N14 है। एक इधर लेके आया, दूसरे को इधर लेके आया और दूसरे के इधर, वहाँ से निकाल के उसने जो कहना बैक्टीरिया को 3 और प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लिया, और उन प्लेट्स के अंदर N14 है। वो जो नई मीडियम है जिसके अंदर N14 लगा हुआ है उसको बैक्टीरिया वहाँ से निकालता है। पहला जो सैंपल उसने ले लिया 8 सैंपल एट 0 मिनट्स, मतलब ये कि N15 मीडियम से उसने N14 मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर लिया, और वहाँ से फ़ौरन सैंपल एट 0 मिनट फ़ौरन बैक्टीरिया वो लेता है, बैक्टीरिया को लेके उससे DNA एक्सट्रैक्ट कर लेता है। दूसरी जो प्लेट है उससे जो क्या ना वो बैक्टीरिया लेता है आफ्टर 20 मिनट्स, और इसको बोला जाता है सैंपल एट 20 मिनट्स। N15 से N14 मीडियम के अंदर वो पड़ा हुआ है, 20 मिनट्स तक N14 मीडियम के अंदर बैक्टीरिया पड़े, 20 मिनट्स के बाद उसको बैक्टीरिया जो कहना वहाँ से वो निकालता है। और तीसरी जो प्लेट है उसके जो बैक्टीरिया N14 मीडियम के अंदर पड़ा हुआ है वहाँ से जो वो सैंपल लेता है बैक्टीरिया का आफ्टर 40 मिनट्स। N15 से N14 मीडियम के अंदर जब वो लेके आया तो N14 मीडियम के अंदर इस बैक्टीरिया ने 40 मिनट्स तक वो उसके अंदर पड़े रहे। उसके बाद वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को वहाँ से निकाल लेता है। एक सैंपल 0 मिनट, इसको बोलते हैं सैंपल एट 0 मिनट, दूसरा सैंपल 20 मिनट, तीसरा सैंपल एट 40 मिनट्स। इन बैक्टीरिया को वो निकाल लेता है। इन बैक्टीरिया से वो DNA एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर डाल लेता है, और सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर डालने के बाद इसकी वो सेंट्रीफ्यूगेशन करवा लेता है। एक इसने कंट्रोल सैंपल लिया हुआ है जिसने उसने बैक्टीरिया को N14 मीडियम के अंदर ग्रो करवाया, N15 के अंदर नहीं। वो जो कहना कंट्रोल सैंपल है N14 मीडियम के अंदर बैक्टीरिया की ग्रो करवा लेता है। उस बैक्टीरिया का भी वो DNA ले लेता है और सीजियम क्लोराइड के अंदर डाल के उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवा लेता है। तो पहला जो मीडियम है कंट्रोल है, उसकी DNA की जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवा ली तो उसका DNA जो किया गया, दोनों DNA के स्ट्रैंड के अंदर N14 दोनों जो कहना लाइट स्ट्रैंड थे DNA के, तो उसके DNA का जो सैंपल है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ पे आ गया, टॉप के ऊपर आ गया। अब हमारे पास ये जो है ना जो 2 दिखाया गया है, इसमें जो क्या है ना बैक्टीरिया की DNA को सेंट्रीफ्यूज करवाया गया, और इसके DNA को अगर हम देखें ये बॉटम के ऊपर चला गया। ये वो सैंपल है जो लिया गया है 0 मिनट्स, N15 से N14 मीडियम के अंदर लाया गया, लेकिन 0 मिनट फ़ौरन इससे निकाला गया, और इससे जब DNA लिया गया तो इसका DNA नीचे को जाने का मतलब ये है कि उसका DNA हैवी है। उसके DNA के दोनों स्ट्रैंड के अंदर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 मौजूद है, यही वजह कि ये क्या हो गया, नीचे को चला गया। तीसरा सैंपल जो लिया गया, जो 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया ने N14 मीडियम के अंदर 20 मिनट्स गुजारे, 20 मिनट्स में बैक्टीरिया क्या हो जाता है, डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इन बैक्टीरिया का DNA एक दफ़ा N14 मीडियम के अंदर क्या हो चुका है, डिवाइड हो। जब डिवाइड हो चुका है तब जब इसकी DNA की रिप्लिकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएगी, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो 3 लिखा हुआ है वहाँ पर DNA का जो सैंपल है कहाँ पे, दरमियान में इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट से ये शो हो रहा है कि इस DNA के जो मालिक्यूल है इसका एक स्ट्रैंड के अंदर N15 है, दूसरे स्ट्रैंड के अंदर क्या मौजूद है, N14 मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह जो तीसरा सैंपल लिया गया था सैंपल एट 40 मिनट्स, उसकी DNA की जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई गई तो इस DNA के कुछ मालिक्यूल दरमियान में, कुछ टॉप के ऊपर आ गए। जो दरमियान में आ गए वो हाइब्रिड DNA है। हाइब्रिड DNA से मुराद ये है कि एक स्ट्रैंड N14, दूसरा स्ट्रैंड किस पर मुश्तमिल है, N15 पर मुश्तमिल है। जो टॉप के ऊपर आ गए वो लाइट है, और इसी वजह से दोनों स्ट्रैंड N14 के, इसी वजह से वो टॉप के ऊपर आ गए। जो 3 है सैंपल एट 20 मिनट्स, वो जो कहना दरमियान में आ रहा है। एक स्ट्रैंड के अंदर N15 है, दूसरे स्ट्रैंड के अंदर N14 है। मतलब है कि एक स्ट्रैंड वही पुराना है जो N15 मीडियम के अंदर, एक स्ट्रैंड जो बना वो N14 मीडियम के अंदर बना। तो इस DNA का मालिक्यूल एक पार्ट पुराना एक नया, तो यही वजह इस जो कहना ये दरमियान में आ गया।
इसमें जो कहना है जो डीएनए 2 दफ़ा रिप्लिकेट हो गया, सिंपल एट 40 मिनट में डीएनए बैक्टीरिया 2 दफ़ा रिप्लिकेट हो गया, बैक्टीरिया की 2 दफ़ा रिप्लिकेशन हुई है। यही वजह है कि इसके कोई डीएनए के मालिक्यूल ऐसे हैं जो हाइब्रिड हैं जिसके अंदर एक N15 एक 14, और कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर दोनों N14 है। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो मेथड है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये इस बात को शो कर रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर जो उसका जो डीएनए रिप्लिकेट हुआ है, डीएनए रिप्लिकेशन 2 मीडियम के अंदर रिप्लिकेट हुआ, N15 N14। N15 के अंदर जब रिप्लिकेट हुआ तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के अंदर N15 चला गया। यही वजह है कि सिंपल एट 0 मिनट वाले पे आप देखें ये हैवी नीचे को आ गया। N14 के अंदर जब हमने डाला और 20 मिनट्स तक हमने इसको रहने दिया तो उन बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर एक वही N15 एक पुराना एक नया स्ट्रैंड N14 यहाँ से बना। तो यही वजह है कि इसके डीएनए के मालिक्यूल के अंदर एक पुराना एक नया हाइब्रिड डीएनए। यही वजह है कि इसका जो वेट है इंटरमीडिएट है, तो यही वजह ये दरमियान में आ गए। ये जो हमारे पास शो कर रहा है कि डीएनए के जो मालिक्यूल जो नए बनते हैं, हर डीएनए के मालिक्यूल के अंदर एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया। तो यही वजह है कि 20 मिनट पे हमने जो सैंपल लिया उस डीएनए के अगर मालिक्यूल को हम देखें वो इंटरमीडिएट है, मतलब है कि ना तो उसकी तरह है कि दोनों स्ट्रैंड क्या है, हैवी है। अगर दोनों स्ट्रैंड N15 होता तो वो नीचे को चला जाता, दोनों के अंदर अगर N14 होता तो पहले फर्स्ट सैंपल की तरह वो ऊपर को जाता, तो वो ना नीचे को गया ना ऊपर किया, दरमियान में आ गया। तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रैंड के अंदर N15 है, दूसरे स्ट्रैंड के अंदर N14 है, और जो 2 दफ़ा रिप्लिकेट हुआ जो हमने सैंपल लिया 40 मिनट्स में, तो उसमें अगर हम देखें कोई डीएनए के मालिक्यूल हाइब्रिड है, कुछ डीएनए के अंदर दोनों लाइटर स्ट्रैंड है, तो इसी वजह से वो जो कहना कुछ टॉप के ऊपर चले गए कुछ दरमियान में। तो ये जो मिजसन ऑस्टाल की जो एक्सपेरिमेंट है उसने इस बात को शो कर लिया कि डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट का मेथड है, N15 मीडियम के अंदर डाला हुआ था। N15 मीडियम के अंदर जब डाला हुआ था तो जब इसकी सर्टिफिकेशन करवा ली तो ये कहाँ पे चला गया, नीचे को चला गया। तो नीचे को चला गया तो अगर इसके अंदर जो 0 मिनट्स के ऊपर हम सैंपल ले रहे हैं, ये पहले वाला ए जो शो किया गया है, तो अगर इसके अंदर भी N14 होता तो ये ऊपर को आ जाता। N14 नहीं है, दोनों जो कहना हेवी स्ट्रैंड है तो ये नीचे को चला गया। ये बी वाले को देखें, ये हम जो कहना ले रहे हैं 1 रिप्लिकेशन के बाद, तो यहाँ पर देखें ये दरमियान में आ गया। जो दरमियान में आ गया इसका मतलब है कि एक हेवी स्ट्रैंड है, एक N14 है, एक अगर जो 20 मिनट्स के ऊपर हम ले रहे हैं, अगर इसके अंदर दोनों N15 स्टैंड होते तो ये इधर आ जाता, दोनों N14 होते तो उधर आ जाता, लेकिन ये दरमियान में आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो डीएनए है इसके अंदर एक स्टैंड N15 वाला है, दूसरा स्टैंड कौन सा है, N14। तो यही वजह दरमियान में आ गया, और ये जो दरमियान में आ गया ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर आप देखें, इसको 40 मिनट के बाद हम निकाल रहे हैं तो कुछ ऊपर जो ऊपर है इसका मतलब कि दोनों के अंदर N14 है, जो दरमियान है इसमें का मतलब है कि एक के अंदर N14 एक 15। तो ये भी इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर जो डीएनए की रिप्लिकेशन होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड के ज़रिए हो रही होती है। तो देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसकी डिटेल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया N15 मीडियम के अंदर, उसके डीएनए के अंदर N15 चला गया, जो हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, तो उसका डीएनए क्या हेवी हो गया। उसको जो कहना बैक्टीरिया को हम दूसरे मीडियम N14 मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वहाँ पर जब हम इसको रखते हैं तो उस N14 मीडियम से मुख्तलिफ सैंपल लेते हैं। पहला जो सैंपल हम ले रहे हैं, फर्स्ट सैंपल आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट प्लेट जस्ट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ कल्चर कॉल्ड सैंपल एट 0 मिनट। जो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं N15 से N14 में लाए, फ़ौरन हम इससे ले लेते हैं तो ये 0 मिनट्स। द सेकंड सैंपल वर टेकन फ्रॉम द सेकंड प्लेट आफ्टर 20 मिनट कॉल्ड सैंपल एट 20 मिनट्स। दूसरा सैंपल जो कहना 20 मिनट्स के बाद ले लेते हैं, और तीसरा सैंपल हम जो कहना 40 मिनट्स। 0 मिनट में जो ले रहे हैं वो N14 मीडियम में डिवाइड नहीं हो गया, उसके डीएनए के अंदर N14 नहीं गया। 20 मिनट्स के बाद जब हम ले रहे हैं उसके अंदर डीएनए एक दफ़ा रिप्लिकेट हो गया, तो उसके अंदर N14 जाने का चांस बन गया। जो 40 मिनट्स पे ले रहे हैं वहाँ पर डीएनए की रिप्लिकेशन 2 दफ़ा हुई। ए कंट्रोल ग्रुप आर टेकन फ्रॉम बैक्टीरिया विच सेपरेटली ग्रोन ओनली इन 14। और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको जो कहना अलग। डीएनए सैंपल और डिजॉल्व इन सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड देन सेंट्रीफ्यूज एट ए वेरी हाई स्पीड फॉर मेनी आवर। इन बैक्टीरिया जो हमने सैंपल ले लिए, बैक्टीरिया से डीएनए निकाला, डीएनए को हमने सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर डाला और वहाँ पर इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया।
और जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवा ली तो डीएनए के जो मालिक्यूल है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर जो कहना अपने डेंसिटी अपने वज़न के हिसाब से जो कहना वो सेटल हो गए, कुछ बॉटम पे चले गए, कोई टॉप पे आ रहे हैं, कुछ दरमियान में आ रहे हैं। डीएनए ऑफ कंट्रोल सिंपल अपीयर लाइटेस्ट बिकॉज इट इज पोस्टेड ऑफ N14। जो सिंपल है, जो कंट्रोल ग्रुप का डीएनए है उसके अंदर तो N14 है, तो यही वजह है कि लाइटर डीएनए है तो वो टॉप पे आ रहा है। डीएनए सिंपल एट 0 minute appear a heaviest because it is post end of N15। जो 0 मिनट N14 के अंदर वो डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके डीएनए के अंदर तो N15 है, N14 तो है नहीं, तो यही वजह है कि उसका डीएनए क्या है, हेवी है, तो वो बॉटम के ऊपर सेटल हो गया। डीएनए सिंपल एट 20 मिनट फॉर्म सेटलमेंट एट इंटरमीडिएट लेवल बिकॉज दिस डीएनए इज हाइब्रिड कंसिस्ट ऑफ वन N14 and the other N15 strand due to first round of replication in N14 medium। 20 मिनट के बाद जब हम ले रहे हैं N15 से जो डीएनए आया उसके अंदर दोनों N15 थे, लेकिन N14 के अंदर हमने 20 मिनट तक बैक्टीरिया को छोड़ा तो एक दफ़ा वो क्या हो गया, रिप्लिकेट हो गया। बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है तो डीएनए भी डिवाइड होता है, तो एक दफ़ा जब डिवाइड हो गया तो इस डीएनए के अंदर एक स्टैंड N15 वाला वही पुराना है, एक नया N14 वाला बन गया। तो यही वजह है कि ये जो कहना इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए। DNA sample at 40 minutes form two sediment, one at the intermediate level and other at the top. It is due to the two round of replication in N14. Due to first round hybrid DNA were formed. In the second round the N14 and N15 strain separated from each other. N14 strain formed DNA duplicate consist of both N14 strain and N15 strain formed the hybrid DNA both N14 and N15 strain। जो सैंपल लिया गया 40 मिनट्स के बाद N14 मीडियम से 40 मिनट के बाद, तो उसमें डीएनए दो दफ़ा रिप्लिकेट हुआ। पहली दफ़ा जब रिप्लिकेट हो गया तो हाइब्रिड बन गया, N14 N15 डीएनए बन गया। दूसरी जब रिप्लिकेट हो गया तो जो हाइब्रिड के N14 और N15 अलग हो गए। N14 स्ट्रैंड के साथ नया स्ट्रैंड बनेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो N14 वाला बनेगा। यही वजह है कि N14 एक लाइटर डीएनए वो चले गए टॉप के ऊपर। दूसरा जो हाइब्रिड डीएनए का N15 स्टैंड है उसके साथ जो नया बनेगा वो तो N14 बनेगा। तो ये जो हमारे पास डीएनए होगा ये हाइब्रिड बन जाएगा। यही वजह है कि कुछ डीएनए के स्टैंड ऊपर चले गए, कुछ जो कहना दरमियान में आ गए। तो देखें ये मेथड है सिंपल एट 0 मिनट, दोनों एवी स्टैंड बॉटम के ऊपर चले गए। सिंपल एट 20 मिनट्स N14 और N15 एक पुराना एक नया, एक हमारे पास N14 स्टैंड है, एक 15 स्टैंड है, तो ये दरमियान में आ गए। और सिंपल है 20 मिनट्स ये ना N14 N15 ये अलग हो गए, एक N14 एक N15 वाले स्टैंड के साथ जो नया स्टैंड बनेगा N14 तो ये हो गया हाइब्रिड, और N14 के साथ जो नया स्टैंड बनेगा N14 तो ये हो गया लाइटर स्टैंड, जिसके अंदर दोनों जो कहने कौन से उसमें आ गए। इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रेडिक्ट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रेडिक्ट किया गया, ये कंक्लूजन निकाला गया कि डीएनए के अंदर जो रिप्लिकेशन होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है, वो किस तरह। तो देख N15 मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया, उसका बैक्टीरिया लिया गया, स्पिन से मुराद सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो वो नीचे को चला गया, तो ये शो कर रहा है कि N15 अच्छा 3 मॉडल थे, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये जो स्टैंड होगी ये नीचे को जाएगी। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक अगर ये रिप्लिकेट होगा तो ये भी कह रहा है कि ये जो कहना नीचे को चाहिए। डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक अगर रिप्लिकेशन हो रही है तो तब भी जो कहना ये क्या हो जाएगा, नीचे को चला गया। 20 मिनट के बाद जो N14 मीडियम से 20 मिनट के बाद जो सैंपल लिया गया उसके जो सेंट्रीफ्यूज किया गया तो वो दरमियान में आ गया। ये देखें दरमियान में है, क्योंकि एक पुराना और एक नया स्टैंड, तो दरमियान में आ गया। कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि कंजर्वेटिव मॉडल ये प्रेडिक्ट करता है अगर ये कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक रिप्लिकेट हो रहा है तो ये जो डीएनए का जो सैंपल यहाँ पर इंटरमीडिएट आया हुआ है दरमियान में है, दरमियान में नहीं आना चाहिए, एक ऊपर आना चाहिए, एक बॉटम पे आना चाहिए। अगर डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक ये रिप्लिकेशन हुई है डीएनए की तो ये दरमियान में आना। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि ये दरमियान में आना चाहिए, लेकिन कंजर्वेटिव ये कह रहा है कि एक ऊपर एक नीचे, तो इसका मतलब है कि कंजर्वेटिव के ज़रिए रिप्लिकेशन नहीं हुई है। क्या रह गया, कंजर्वेटिव
और सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, वो दोनों कह रहे हैं कि दरमियान में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी इंटरमीडिएट ये देखे दरमियान में आया हुआ है। तो इन दोनों में से किसी एक मॉडल के लिए डीएनए रिप्लिकेट होता है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट कंफर्म करेगा, तीसरा सैंपल कंफर्म करेगा कि इन दोनों में से कौन सा है। तो देख, जो 40 मिनट के बाद लिया गया, तो उसमें जब हमने सेंट्रीफ्यूज करवा लिया, कुछ डीएनए के सैंपल ऊपर आ रहे हैं, कुछ दरमियान में आ रहे हैं। तो अब जो ऊपर आ रहे हैं दरमियान, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि सेकंड रेप्लिकेशन के बाद ये कहाँ पे आना चाहिए, कुछ ऊपर, कुछ दरमियान में आना चाहिए। डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो डिस्पर्सिव मॉडल ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आनी चाहिए, दरमियान में आना चाहिए। तो हमारे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट में हमारे पास जो आया है उसमें डीएनए के सैंपल दरमियान में और टॉप पे आ रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी यही कहता है कि सेकंड रेप्लिकेशन के बाद ये दरमियान में और टॉप पे आने चाहिए। डिस्पर्सिव क्या कहता है, वो कहता है सिर्फ सिर्फ दरमियान में आना चाहिए। तो हमारा जो रिजल्ट है वो मैच कर रहा है किसके साथ, कंजर्वेटिव में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के साथ, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के साथ। तो इन एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि डीएनए के अंदर जो रिप्लिकेशन होती है वो किस तरह होती है। देखें, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। ये हमारे पास 3 मॉडल जो प्रेजेंट किए गए थे, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। एक्सपेरिमेंट पहला जो एक्सपेरिमेंट सेंट्रीफ्यूज का, ये रिजल्ट आ गया, बॉटम के ऊपर आ गया। कंजर्वेटिव भी कहता है कि बॉटम के ऊपर, सेमी भी कह रहा है कि बॉटम के ऊपर आना चाहिए, डिस्पर्सिव भी कहता है अगर हम इसको N14 के अंदर ग्रो कर ले तो डीएनए इधर आना चाहिए। 20 मिनट पे सैंपल लिया गया, सेंट्रीफ्यूज करवाया गया, तो वो जो सैंपल है डीएनए का दरमियान में आ रहा है। कंजर्वेटिव कहता है कि टॉप और बॉटम पे आना चाहिए, लेकिन हमारा रिजल्ट दरमियान में। तो सेमी कंजर्वेटिव के जरिए डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं हो रही, कंजर्वेटिव के जरिए नहीं हो रही। सेमी कंजर्वेटिव ये कह रहा है कि डीएनए का सैंपल दरमियान में, डिस्पर्सिव भी कह रहा है दरमियान में। तो इसका मतलब ये कि डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती है या तो सेमी से हो रही है या डिस्पर्सिव से। अब जो तीसरा सैंपल लिया गया 40 मिनट्स के बाद, उसको जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो वो जो कहना कुछ डीएनए दरमियान में, कुछ हमारे पास टॉप के ऊपर आ रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव मेथड कह रहा है कि जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो जाए तो डीएनए कुछ दरमियान में जाए, कुछ टॉप में। कंजर्वेटिव कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डीएनए बनेंगे। ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट और टॉप वाले जो कहना नहीं बनेंगे। ये कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी यही शो कर रहा है कि डीएनए के कुछ सैंपल दरमियान में आ रहे हैं, कुछ टॉप पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए की जो रिप्लिकेशन हो रही है, जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा था, हमारे पास एक्सपेरिमेंट का वही रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए के अंदर जो रिप्लिकेशन होती है वो किसके जरिए होती है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए डीएनए रिप्लिकेट। So, on the basis of above result, they concluded that DNA divide by semi-conservative method. इन एक्सपेरिमेंट से उसने कंक्लूड किया, उसने मालूम, अगर जो 3 मॉडल थे, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, तीनों मॉडल कह रहे, एक ने कहा कि इस तरह होता है, दूसरे ने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव के जरिए डिवाइड हो रहा है, तीसरे ने कहा डिस्पर्सिव। लेकिन स्टाल और मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट ने इस बात को कंफर्म कर लिया कि डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये इस तरीके से ये पता चलाया गया कि डीएनए की रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। अभी हमने डीएनए की रिप्लिकेशन एग्जैक्ट सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए वो रिप्लिकेट होता है, किस तरह वो रिप्लिकेट होगा उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। अब हम अभी तक हम सिर्फ डीएनए के रिप्लिकेशन का मेथड मालूम करने जा रहे थे कि कौन सा मेथड है। तो इन एक्सपेरिमेंट ने हमें मेथड के बारे में बताया कि डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है। अब सेमी कंजर्वेटिव मेथड से किस तरह होती है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टाल और मिचेल्सन ने इसको कंफर्म कर लिया कि डीएनए जो रिप्लिकेट होता है, एक डीएनए से 2 नए डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए बनते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड कोविड-19 का दौर चल रहा है। कोविड-19 जो है ना पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। तो इससे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर
and thanks you all.